विनोद विनोद गुलारिया, यस सर। कितना समझ में आया? कम आया है? आ रहा है सर। फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है ना? हाँ सर। ये ज्वाइन करें क्लास, तुरंत ज्वाइन करना है। जो नहीं ज्वाइन करेगा उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। थोड़ा टफ है, फिर से मैं बता रहा हूँ चीजों को ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो मैंने क्या बताया? पहला मैंने बताया थ्रू बोल्ट्स। थ्रू बोल्ट्स क्या है? इस तरह का एक बोल्ट होगा, दो मेटल का वर्क पीस होगा, उनको जोड़ना होगा, उनके अंदर भी थ्रेड होगा। जब इंसर्ट करा देंगे तो इसका कुछ पोर्शन बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे नट से टाइट कर देंगे, तो थ्रू बोल्ट का एप्लीकेशन हो गया। थ्रू बोल्ट इस तरह का भी होता है, ठीक है ना? ये हेड की तरह बिहेव करता है ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन टेल की तरह बिहेव करता है। तो क्या करते हैं, इसको मैंने बताया था, अगर कोई वुडन वर्क पीस है या मेटल का वर्क पीस है, आपको दीवार में फास्टेनिंग करनी है, तो दीवार के अंदर पहले होल करेंगे। होल करने के बाद क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन जो दिया हुआ है, आगे वाले से हेड कहते हैं, इसको इंसर्ट करा देंगे। नहीं इंसर्ट होगा थोड़ी हैमरिंग कर देंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो मेटल का वर्क पीस होगा उसमें थ्रेड होगा, तो उसको थ्रेड क्या करेंगे, इसको या तो पहले ही उसमें थ्रेड के अंदर इंसर्ट करा देंगे या इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे, ठीक है ना? तो थ्रेड इंसर्ट हो जाएगा उस क्या मेटल वर्क पीस से, उसके बाद ऊपर से नट से टाइट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो थ्रू बोल्ट होता है, हेड भी होता है और नट भी होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका हेड हो गया और ये नट हो गया।
कभी कभार क्या होता है बीच में सैंक भी होता है इसमें, ठीक है, तो इसमें सैंक भी कुछ पोर्शन पे देते हैं, थ्रेड इतने पोर्शन पे, ऊपर वाले टॉप वाले पोर्शन पे केवल थ्रेड होता है। तो कहने का मतलब ये है थ्रू बोल्ट में क्या होता है, हेड भी होगा और नट भी होगा, और इसकी कोड आया यूनिफॉर्म होगी, और जो पिचेज दिए हुए हैं, पिच जो दिया हुआ है कोर्स फाइन पिच होगा, मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी दो थ्रेड के बीच की वो बहुत कम होगी। तो कहाँ पर यूज है इसका, मशीन बोल्ट्स, मशीन में कहीं बोल्ट लगानी है, कैरेज जैसे लेथ में कैरेज, कैरेज में बोल्ट कहीं लगानी है, ऑटोमोबाइल में भी कहीं बहुत सारी जगहों पर बोल्ट लगता है। आई बोल्ट, आई बोल्ट मैंने दिखाया है अभी नीचे की तरफ एक आई बोल्ट, ठीक है ना, कुछ डायग्राम शो कर रखे हैं, आई बोल्ट में भी यूज करते हैं। आई बोल्ट आपको बताएंगे क्या होता है आई बोल्ट। टैप बोल्ट्स, टैप बोल्ट मैंने बताया कि देखिए टैप है, इसमें नट नहीं लगाओगे तो टैप बोल्ट की तरह बिहेव करेगा, नट नहीं लगाओगे, देखो यहाँ पे ये प्लेट है हमारा एक, दूसरा प्लेट रेड वाला है और ये ब्लू वाला है, तो केवल क्या करेंगे नीचे वाले प्लेट में थ्रेड कर देंगे, ऊपर वाले प्लेट में थ्रेड कर देंगे, ठीक है। हेड रहेगा, हेड को क्या करेंगे रिंच के थ्रू टाइट कर देंगे, तो ये क्या होगा, कुछ थ्रेड का कुछ पोर्शन इसमें इंसर्ट हो जाएगा, बोल्ट के थ्रेड का पोर्शन कुछ नीचे वाले प्लेट में इंसर्ट हो जाएगा और ऊपर वाले में भी हो जाएगा, और ऊपर से घुमा देंगे तो टाइट हो जाएगा रिंच के थ्रू। तो ये होता है टैप बोल्ट। टैप बोल्ट में नट यूज नहीं होता है, देखो टैप बोल्ट में नट यूज नहीं होगा, देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने शो कर रखा है, ठीक है, विदाउट नट, फास्ट टाइनिंग विदाउट नट, ये है। स्टड क्या होता है, स्टड में क्या होता है, बोथ एंड पे थ्रेड होते हैं, बोथ एंड पे थ्रेड होते हैं, बीच में सैंक होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या करते हैं इसमें भी, इसमें जैसे दो प्लेट हैं, ये सपोज करो दो प्लेट हैं, मैं इस बोल्ट को थोड़ा बाहर निकालता हूँ, ये बोल्ट है ये बाहर हो गया, ठीक है ना, सॉरी, इसमें देखो ये बोल्ट है हमारा, ये थोड़ा बाहर हो गया, ठीक है ना, ये एक प्लेट ए है दूसरा प्लेट ए है, इसमें थ्रेड देखो इस एंड पे थ्रेड बना हुआ है, इसको इस प्लेट के अंदर इंसर्ट करा देंगे, हो जाएगा, दूसरा प्लेट इसके अंदर इंसर्ट करा देंगे, इस पोर्शन पे आ जाएगा सैंक पे, दूसरा प्लेट जो होगा उसमें थ्रेड नहीं होगा तो सैंक पोर्शन पे आ जाएगा, और बाहर निकले रहेगा, दूसरा एंड पे जो थ्रेड बना हुआ है बाहर निकला रहेगा, तो नट लगा के टाइट कर देंगे, तो नाइट टाइट करते हैं तो कुछ बोल्ट बाहर भी निकले रहते हैं, ऐसे अभी भी थोड़ा बचा रहता है। तो इस तरह क्या करते हैं, जो स्टड होता है, स्टड का एप्लीकेशन कहाँ है, इंजन कवर, ठीक है ना, जो हेड होते हैं कवर्स जो होते हैं, कवर्स में ज्यादा एप्लीकेशन इसका, ठीक है, पंप सिलेंडर में, वॉल में, इंजन को चेस्ट होते हैं वहां पे एप्लीकेशन इसका है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ, हो सकता है डिफिकल्ट तरीके से मैं बता दूं, समझ में ना आए आपको, बट इजी है। दूसरा क्या है, कैप स्क्रू, कैप स्क्रू देखिए, कैप स्क्रू आर सिमिलर टू द टैप बोल्ट, टैप बोल्ट में क्या था, केवल हेड था, टैप बोल्ट जो होता है उसमें हेड होता है बोल्ट में, उसमें नट नहीं यूज होता है, उसी की तरह का ये है, ठीक है ना, कैप स्क्रू। तो कैप स्क्रू में सैंक हो सकता है, आगे की तरफ थ्रेड हो सकता है, और पिच ज्यादा होती है, स्क्रू जब भी बात करेंगे तो उनके पिच जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, देखो पिच ज्यादा होंगे, देखो यहाँ पे पिच ज्यादा है, दो थ्रेड के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, आगे की तरफ जो लेंथ है वो क्या होता है, डिक्रीज भी होता है। अब देखो कैप स्क्रू में थोड़ा सा सैंक देते हैं, आगे के पोर्शन पे जो थ्रेड देते हैं इस पोर्शन पे थोड़ा टेढ़ा सा कर देते हैं, थोड़ा टेपर्ड कर देते हैं, टेपर्ड, ठीक है ना, इसमें यूनिफॉर्म बनाया थोड़ा टेपर्ड हो सकता है, ठीक है ना। इसके हेड जो होते हैं डिफरेंट टाइप के हेड्स अवेलेबल है, हेक्सागोनल हेड है, ठीक है, बी दिया हुआ है, फिलेस्टर हेड, ठीक है ना, इस तरह से टॉप टाइप का बना करके, ठीक है ना, कैप टाइप का बीच में स्लॉट कट कर देते हैं, हेमिस्फेरिकल राउंडेड टाइप का जो दिया हुआ है ऊपर स्लॉट कट कर दिया, पेचकस के थ्रू टाइट कर देते हैं, ये दिया हुआ है। मशीन स्क्रू जो देखो, ये कैप स्क्रू में क्या है, हेड डिफरेंट टाइप के होंगे, थोड़ा सैंक रखेंगे, पिच लेंथ ज्यादा होगी, और आगे का जो पोर्शन टिप है उस साइड में थोड़ा सा क्या होगा, टेपर्ड होगा। मशीन स्क्रू जो होता है, मशीन स्क्रू में क्या करते हैं, देखते हैं कि कोड आया क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना, और थ्रू आउट जो होता है थ्रेड, ठीक है ना, ये क्या होता है, थ्रू आउट लेंथ जो होता है बोल्ट का उस पर थ्रेड होता है, तो ये थ्रेड बना हुआ है, थ्रू आउट लेंथ पे थ्रेड बना हुआ है। उसके बाद जो कैप होता है, नियर अबाउट जो कैप होता है वो कैप स्क्रू की तरह ही होता है, कैप, ठीक है ना। इसमें नट भी यूज करते हैं, जनरली यूज विथ नट, नट के साथ यूज करते हैं मशीन स्क्रू को, तो यहाँ पे नट एक होगा, नट लगा देंगे आप। अब देखो सेट स्क्रू, सेट स्क्रू जो है हमारे पास, सेट स्क्रू में क्या है, ये देखो बोल्ट है, इस बोल्ट थ्रू और बोल्ट पे थ्रेड है, और बोल्ट के अंदर ही हमने स्लॉट कर रखा है,
इसे पेचकस के थ्रू टाइट कर देंगे। टिप एंगल इसमें 90 है, इसमें 120 है, इसमें स्लॉट कटा हुआ है, इसमें हेक्सागोनल स्लॉट अंदर बोल्ट के अंदर ही कटा हुआ है। थ्रू आउट जो हमारे पास बोल्ट है या स्क्रू जो बोल्ट है उस पर थ्रेड बने हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि थ्रेड नहीं बना, ऊपर से नीचे तक थ्रेड बना हुआ है, उसी में कट कर लेते हैं बोल्ट में। इसमें कैप होता है, ठीक है ना, कैप स्क्रू में कैप होता है, सेट स्क्रू में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इस तरह से उसी बोल्ट के अंदर कहाँ पे एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है इसका, इसका एप्लीकेशन देखो हेड होगा तो देखो अगर हेड लगा दोगे तो ये क्या होगा, की के साथ फिक्स करने में दिक्कत आएगी, हेड भी के ऊपर आ जाएगा, इसके लिए भी स्पेस चाहिए, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे यूज होता है, जब की को लगाते हैं शाफ्ट पे तो फिक्स करने के लिए, इसमें की में एक्सियल मूवमेंट ना हो, एक्सिस के डायरेक्शन में की में मूवमेंट ना हो, तो ये आपका शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर एक की लगाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे होल लगा करके होल करके इसे ही, और ये दोनों ये स्क्रू इस तरह की स्क्रू लगा देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से स्क्रू से सेट कर देते हैं। तो ये स्क्रू उसके अंदर पूरी तरह से इंसर्ट हो जाता है, बाहर कोई पोर्शन निकला ही नहीं रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारे पास की है इसमें एक्सियल मूवमेंट नहीं होता है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता है। देखो और क्या क्या है, दे में आल्सो बी यूज्ड इन कनेक्शन विद की, ठीक है ना, वेयर दे आर प्रिवेंट रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट मोशन ऑफ शाफ्ट और हब के बीच रिलेटिव एक्सियल मूवमेंट ना हो, क्योंकि शाफ्ट के ऊपर हब लगा होता है, हब और क्या होता है शाफ्ट के बीच की लगाई जाती है, तो दोनों के बीच क्या हो, एक्सियल मूवमेंट ना हो, किसके, विद हेल्प ऑफ की, तो हम क्या करते हैं, सेट स्क्रू लगा देते हैं। इसका एप्लीकेशन वहां पर है। अब डिफरेंट टाइप के स्क्रू है, बोल्ट है। देखो ये बताए मशीन बोल्ट है, जे बोल्ट करते हैं। देखो इधर क्या करते हैं, नट यूज हुआ, नेट के साथ। मशीन बोल्ट जो होता है वो नट के साथ यूज होगा। थ्रू बोल्ट जो होता है वो भी नट के साथ यूज होता है, हेड होता है। अब देखो स्क्रू, डिफरेंट टाइप के स्क्रू, वुडन स्क्रू लकड़ी में यूज किया जाएगा, मशीन में, देखो मशीन में यूज करते हैं इसे। थ्रू आउट जो बोल्ट है उस पर थ्रेड बना हुआ है, पे नट यूज करेंगे, ठीक है ना। ये भी मशीन स्क्रू है, ठीक है ना। तो केवल स्क्रू के हेड तो दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें नट नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी नट नहीं यूज करते हैं, आगे की तरफ क्या है, टेपर्ड सेक्शन है, ये स्क्रू टाइप का है। सीट मेटल लकड़ी के पीस को जोड़ा जाता है, लकड़ी की सीट मेटल मतलब मेटल पीस को जोड़ा जाता है, पतली सीट जो होती है। ये देखो ड्रिल टाइप का है, इसमें भी नट नहीं यूज होता है, ये डायरेक्ट इंसर्ट हो जाते हैं। हेक्सागोनल बोल्ट दिया, इसमें नट होल यूज होंगे, क्योंकि जो हमारे पास आगे की तरफ थ्रेड बने हुए हैं यूनिफॉर्म थ्रेड बने हुए हैं। कोड है मीटर जो है हमारा यूनिफॉर्म है, इस वजह से यहाँ बोल्ट यूज, नट यूज हो सकते हैं, नट यूज हो सकते हैं, इसमें भी नट यूज हो सकता है। कैरेज बोल्ट है ये देखो, ये लेग बोल्ट है, इसमें नहीं होगा। आगे की तरफ क्या है, जो सैंक दिया हुआ है या थ्रेड बना हुआ है, देखो आगे की तरफ जो सैंक बना हुआ है, थ्रेड डायमीटर है, वो आगे की तरफ घटता हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो सॉकेट स्क्रू, ये सब सारा दिया हुआ है। यू बोल्ट मैंने बताया यूज होता है कहाँ पे, स्टेबिलिटी के लिए, लीफ स्प्रिंग के जो ब्लेड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेक्स बोल्ट है, ठीक है ना, ये इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है एक दूसरे के अंदर। मेटिंग स्क्रू भी है, तो ये देखो इसके साथ ये मीट कर जाएगा, इसके साथ ये मीट कर जाएगा, अंदर इंसर्ट होके टाइट हो जाएगा। ये देखो एक तरफ मशीन टाइप का बोल्ट बनाया हुआ है, आगे की टाइप में स्क्रू बनाया हुआ है, तो ये पोर्शन मशीन के किसी एलिमेंट को जोड़ लेगा। इधर क्या होगा, कोई चीज जैसे वुडन पीस आपको फिक्स करना है, इस साइड में वुडन फिक्स में होल करके टाइट कर देंगे। ये एप्लीकेशन है सारा का सारा इसका। देखो स्ट्रेसेस इन स्क्रू फास्टेनिंग, जो स्ट्रेसेस है, कौन कौन से स्ट्रेसेस है, तो पहला तो इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है ना। इनिशियल स्ट्रेस का मीनिंग है कि थ्रेड बने हुए हैं, पहले वाले प्लेट में बने हैं, ऊपर वाले प्लेट में भी बने हुए हैं, ठीक है ना। बोल्ट लगा के हमने अपने हाथ से ही टाइट कर दिया, तो कोई इस प्लेट पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, क्योंकि फ्री टाइट किया है आपने। और जब रिंच लगा के टाइट करोगे तो एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, तो ये सेकेंडरी। जब टेंशन क्रिएट होगा, दूसरा होता है स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। जब रिंच लगा के टाइट करेंगे तो बिल्कुल टाइट प्लेट पे भी एक कंप्रेशन आएगा, कंप्रेशन आएगा तो उसका अपोज करेगा, तो एक टेंशन ऊपर की साइड में आएगा, ठीक है ना।
तो इंटरनल स्ट्रेसेस ये आप फ्री हैंड से करोगे तब होगा, दोनों लगेगा एक साथ, ठीक है, कंबाइंड। तो उस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, थर्ड वाले पॉइंट को लेकर के भी एनालिसिस कर सकते हो, फर्स्ट वाले पॉइंट को भी लेके एनालिसिस कर सकते हो, और सेकंड वाले पॉइंट को लेके भी एनालिसिस कर सकते हो। तो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उसी के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे किस पॉइंट को लेके चलना है। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेसेस ड्यू टू स्ट्रेचिंग। अब कह रहा है कि अगर आपने फ्री टाइट किया, टाइट इतना किया कि ताकि उसमें लीक ना हो रहा हो, लीकेज नहीं हो रहा है, किसमें लिखा हुआ है यहाँ पे आगे की तरफ में इसमें लिख रखा है, द बोल्ट्स आर डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस विथ ए लार्ज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बोल्ट के लिए ज्यादा से फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर द इंडिटरमिनेट स्ट्रेसेस। द इनिशियल टेंशन इन बोल्ट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आता है। PI इज इक्वल टू 2840 टाइम्स टी न्यूटन। तो ये वैल्यू तब लेते हैं जब हमारा क्या होता है, जब नट बोल्ट लगाते हैं इतना टाइट हो तो कोई चीज लीक ना हो, इतना टाइट हो कि लीक ना हो। जैसे स्टीम इंजन में जब भी कोई कवर लगाएंगे तो वहां पे जो बोल्ट लगाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिख रखा है द अबव रिलेशन यूज्ड फॉर मेकिंग अ जॉइंट फ्लूड टाइट। फ्लूड टाइट का मतलब होगा फ्लूड लीक नहीं करना चाहिए, लाइक स्टीम सिलेंडर, स्टीम इंजन सिलेंडर। तो स्टीम इंजन सिलेंडर जो होता है उसका कवर जो होगा उसको इतना टाइट कर देंगे ताकि उसमें लीकेज ना हो, तो इसे इनिशियल टेंशन कहते हैं। सीधी कभी कभार होता है, हाथ से टाइट कर देते लीक नहीं होता कोई चीज, ठीक है ना। when the joint are not required as tight as fluid joint, ठीक है ना, then the initial tension in bolt may be reduces to the half above the value। इतना टाइट नहीं है जितना लीक हो जाए, हल्का है थोड़ा लीक हो रहा है तो उसका हाफ हो जाएगा, ये इनिशियल टेंशन का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और इस डायमीटर हमेशा रखनी है आपको ताकि फेल ना हो आपका बोल्ट। तो 16 और 18 ये वाले स्पेसिफिकेशन से ज्यादा ही रखनी है, ठीक है ना, ठीक है ना, कम नहीं रखनी है। इस स्पेसिफिकेशन वाले जो बोल्ट होंगे उससे ज्यादा रखनी है, इस स्पेसिफिकेशन वाले जो बोल्ट होंगे उससे ज्यादा रखनी है, ठीक। अब देखो सपोज करो इनिशियल स्ट्रेस आपको पता नहीं है, तब आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, फोर्स P इज इक्वल टू परमिसिबल स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये आपका फार्मूला बेसिक फार्मूला है। तो परमिसिबल स्ट्रेस आपको दिया रहेगा, वर्किंग स्ट्रेस जो परमिसिबल स्ट्रेस, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको लेना है तो π/4d²। तो डी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, dp + dc डिवाइडेड अपॉन 2, ठीक है ना। अगर आपने स्ट्रेस एरिया को इस पूरे पोर्शन को dl लिख दिया, dl लिख दिया, तो l की वैल्यू जो हो जाएगी पिच डाया प्लस कोर डाया डिवाइडेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से एरिया इतनी लेनी है। कब लेनी है, जब इनिशियल स्ट्रेसेस आपको पता ही नहीं है। अब देखो हमने टाइट कर दिया, बोल्ट को पूरी तरह से टाइट कर दिया, तो फिर बोल्ट के फेल होने के चांसेस क्या हैं। देखो ये खींच रहा है, इधर खींच रहा है, बोल्ट इधर खींच रहा है, तो बीच में से टूट जाएगा सर्कुलर पार्ट। तो जो हमारा टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं जो थ्रेड पोर्शन है, यहाँ से यहीं पे टूटेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोर डायामीटर जो होता है कम होता है, यहाँ पर कोर डाया जो होता है कम होता है। तो π/4dc², तो ये फार्मूला हो गया बेसिक फार्मूला। अब शियर से फेलियर के चांसेस है, टाइट करोगे ऐठन होगा, इसमें ट्विस्टिंग होगा तो फेल होगा। तो फेल होगा तो देखो जो फोर्स लगा रहे हो आप, देखो फोर्स के पैरेलल एरिया चाहिए। तो ये देखो ये कट कर रखा है, डैश 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 लगा रखा है, डैश डैश डैश। ये सपोज करो रूट की विड्थ है, यहाँ पे स्लोप दिया है तो रूट जो दिया हुआ हमारा इसकी विड्थ है, ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ। तो विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थ्रेड कर दोगे तो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, लेंथ आ जाएगा। और ये πd कर दोगे और d कोड आया πdc मल्टीप्लाई b। तो एक थ्रेड के पास रूट जो मिल रहा है उसका सरफेस एरिया हो गया। टोटल नंबर ऑफ थ्रेड n है तो n का मल्टीप्लाई ये n नीचे आ जाएगा। तो शियर से फेलियर की वजह से ये रूट एरिया आ जाएगा। और ये एरिया जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में उसके पैरेलल है, यहाँ पर भी इसके पैरेलल है। देखो ये सॉरी ये जो है इस फोर्स के पैरेलल है सरफेस पे। सिलेंडर का जो सरफेस होगा, सिलेंडर को टेंसाइल फोर्स लगा के खींचोगे तो जो सिलेंडर का सरफेस होगा वो उस फोर्स के पैरेलल होता है। ये फोर्स जो लग रहा है उसे एक्सियल डायरेक्शन से, ठीक है ना, तो पैरेलल होगा।
अब देखो ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है ना। कोड आया आपको निकालनी है तो टाउ दिया रहेगा, ये टॉर्क भी दिया रहेगा, जे पता रहेगा, तो ये सीयर निकालना होगा, तो इसका अलग फंडा है, ठीक है ना। तो आप डीसी कोड आया निकालना है तो इस तरह का फार्मूला यूज कर सकते हो। अगर ये पैरामीटर दिए हुए हैं, टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है ना, तब। अगर नहीं दिया हुआ टॉर्क तब तो बेसिक फार्मूला यूज करने हैं। वही सेम फार्मूला है आपका, देखो शियर स्ट्रेस अक्रॉस द थ्रेड। तो देखो ये ट्विस्टिंग होगी, ठीक है ना। जब भी आप पेचकस से या रिंच से घुमाओगे बोल्ट को, तो देखो रूट है, ये रूट है हमारा, ये रूट है, देखो रूट ये है, रूट ये है। तो ये कॉर्नर शो हो रहा है, बट कॉर्नर होता नहीं, यहाँ पे कर्व होता है, तो कुछ विप्त देता है, उसकी विप्त दे रखी होगी विप्त। तो अब देखो ये सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। अगर आपको कोर का डाया पता है डीसी, तो ये पेरीमीटर हो गया पाई डीसी। इस विप्त का मल्टीप्लाई कर दोगे जो थोड़ा सा विप्त दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका। ये देखो मैं बना रहा हूँ, ये जो पोर्शन आ रहा है रेड कलर ले लेते हैं इसमें, ये कलर जो ये थोड़ा सा मिल जाएगा आपको सरफेस है, पूरा पूरा राउंड सरफेस मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये वाला पोर्शन जो है राउंड सरफेस मिल जाएगा आपको थोड़ा सा। टोटल नंबर ऑफ थ्रेड एन है तो एन का मल्टीप्लाई कर देगा ये, तो पूरा मिल जाएगा। ऐसे ही सरफेस सिलेंडर का सरफेस मिल जाएगा, ये पूरा सिलेंडर का सरफेस मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा फोर्स लग रहा है किसकी पैरेलल है, सरफेस की पैरेलल है, तो शियर की वजह से फेलियर हो गया, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज कर लेंगे, विप्त दिया होगा रूट का, ठीक है ना। सेम चीज कह रहा है कि नट के लिए देखो, ये जो इसका क्रिस्ट है जो बोल्ट का, ये हमारा जो नट है रेड वाला पोर्शन, इसके अंदर रूट में जाके स्ट्राइक करेगा, तो डाया जो मिलेगा ये आउटर डाया बोल्ट का मिलेगा डी। तो सेम फार्मूला पाई डी हो जाएगा, पेरीमीटर पाई डी पेरीमीटर, ठीक है ना। विप्त का मल्टीप्लाई कर दिया तो थोड़ा सा सरफेस एरिया मिल गया, राउंड सरफेस एरिया। और नंबर ऑफ थ्रेड इन नट, नट में कम होगा बोल्ट में ज्यादा होगा, ठीक है ना। जितना पोर्शन नट लगा होता है उतने ही पोर्शन पे क्या होता है हमारा, ठीक है ना, उतने ही पोर्शन पे नट के फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो एन हो नंबर ऑफ थ्रेड इन नट यूज कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका। तो वो जो नट फेल होगा उसके लिए टाउएन लिखा हुआ है, नट टाउएन नट के लिए शियर आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है, 10 बार बताने की जरूरत नहीं। क्रशिंग फेलियर या कंप्रेशन फेलियर, ठीक है ना, फोर्स आपने लगाया, तो देखो ये मैंने बताया था फ्लैंक का सरफेस ये है, सॉरी फ्लैंक का सरफेस ये है, ये तो ये वाला पोर्शन आके इसमें बैठेगा, तो ये वाला फ्लैंक जो होगा हमारा इसके साथ आकर के कांटेक्ट में आ जाएगा, दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ जाए तो घिसने के चांसेस हैं। तो घिसने के चांसेस है, सरफेस घिसते 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 कैसे हो जाएगा, ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का, ऐसे परपेंडिकुलर टाइप का हो जाएगा ऐसे। तो अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलरली लेते हैं, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, अब देखो ये फोर्स लग रहा है तो हमें इतना एरिया पता करना है, ये एरिया परपेंडिकुलर एरिया पता करना है। ये थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बोर्ड पे रहता है तो अच्छी तरह से बन जाता है। ये एरिया पता कर, तो इस एरिया को क्या करते हैं, नियर अबाउट परपेंडिकुलर एरिया ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब क्या बनेगा, ये कोर का डायमीटर पता है, आउटर का डाया पता है आपको, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ पाई अपॉन 4, आउटर डाया कितना है टी स्क्वायर, माइनस पाई अपॉन 4, कोर डाया क्या है डीसी है, डीसी का स्क्वायर। तो डिफरेंस ले लिया आपने, डिफरेंस जब लिया आपने तो ए वाला एरिया आ गया आपको, ये एरिया आ गया फ्लैंक का जो एरिया है, अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलरली मान लेते हैं कि है, तो ये फार्मूला हो गया। 4 नीचे चल गया, पी डिवाइडेड अपन एरिया। अब एक थ्रेड के लिए लिया था हमने, निकाला है, एन नंबर ऑफ थ्रेड है तो एन का मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, कि एरिया नीचे ही आता, फोर्स डिवाइडेड अपन एरिया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ थ्रेड इन बोल्ट एन, ये आ गया।
इसी तरह नट में भी होता है, क्रशिंग फेल्योर है, ठीक है ना, घिस जाएगा, धीरे धीरे पोर्शन फ्लैंक घिस हो जाता है, क्योंकि एक फ्लैंक दूसरे फ्लैंक के ऊपर रोटेट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बेंडिंग की वजह से फेल, बेंडिंग stresses if surface under the head or nut are not perfectly parallel to the bolt। अब देखो सपोज करो ये एक हमारे पास ये प्लेट है जिसमें हमने थ्रेड कट कर रखा है, ये थ्रेड पोर्शन है। दूसरा प्लेट हमारा थोड़ा इंक्लाइंड है, टेपर्ड है, इसमें भी होल कर रखा है। जब मैं ऐसे इंसर्ट कराऊंगा तो पूरी तरह से क्या होगा, इंसर्ट नहीं होगा, इतना पोर्शन कुछ उठा सा रह जाएगा बोल्ट में। तो इसे कहते हैं एक्स, मतलब ये सैंक दिया हुआ है, सैंक का कुछ पोर्शन क्लियरेंस टाइप का है, जो बैठ नहीं रखा, बैठा नहीं, फिट नहीं बैठा हुआ है, तो इसे कहते हैं सैंक क्लियरेंस, तो एक्स को कहते हैं। तो ये पता रहेगा, डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ नट और हेड, ठीक है ना, तो ये हाइट दिया हुआ सैंक का एक्स। ई क्या दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ बोल्ट। अगर बोल्ट बेंड हो रहा है, देखो यहाँ पे टाइट करोगे तो बोल्ट, नट तो वैसे ही रहेगा, बोल्ट बेंड हो जाएगा, देखो बोल्ट टूट गई, बंद बेंड हो गया, मुड़ गया पूरी तरह से, ये पोर्शन बेंड हो गया है इस साइड में। तो यंग्स मॉडुलस दिया होगा आपको बोल्ट का, इस बोल्ट का। एल लेंथ ऑफ सैंक, लेंथ ऑफ सैंक दिया होगा, देखो जो लेंथ हमारा इस सैंक का दिया हुआ है, लेंथ है पूरा सैंक का, इतना पोर्शन ही सैंक है। जहां पे थ्रेड नहीं होता है, जिस पोर्शन पे थ्रेड नहीं होता है वही सैंक होता है, लेंथ ऑफ सैंक है, लेंथ ऑफ सैंक ऑफ बोल्ट हो गया। तो बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाए एक्स मल्टीप्लाई ई डिवाइडेड अपॉन 2 टाइम्स एल। ये फार्मूला एम्पिरिकल रिलेशन है, फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। तो बेंडिंग से फेलियर हो रहा है तो ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। कब बेंडिंग होगा, तभी बेंडिंग होगा जब इस तरह की कोई ये टेपर्ड प्लेट को आप लगा रहे हो दूसरे प्लेट के साथ, और हमारा जो बोल्ट है वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा है। मतलब ये कि जो सैंक है इसके अंदर पूरी तरह से इंसर्ट नहीं हो रहा, इतना पोर्शन उठा हुआ है, क्लियरेंस है, उस केस में हम फार्मूला ये यूज करेंगे। सेम टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से फेलियर होगा तो P इज इक्वल टू π/4 DC स्क्वायर कोड आया होता है बोल्ट का, और सिग्मा T टेंसाइल स्ट्रेस है तो DC निकाल लोगे आप इस तरह से भी, ठीक है ना। ये सिंगल थ्रेड के लिए है, इस तरह से आ जाएगा। इफ एक्सटर्नल लोड इज टेकन अप टू बाय ए नंबर ऑफ बोल्ट, तो ये फार्मूला यूज करोगे। और डीसी का देखो इंपिरिकल रिलेशन भी है, जो कोड आया है हमारा डीसी 0.84 टाइम्स डी होता है। डी क्या हमारा आउटर आया है। यहाँ पे शियर फेलियर जो होगा, सपोज करो हमारे पास दो प्लेट है, एक प्लेट ए है, ऊपर वाली एक प्लेट है, नीचे वाली प्लेट है, मैंने होल कर रखा है, पूरा पोर्शन सैंक का आ गया, इसके अंदर थ्रेड नहीं है, थ्रेड इधर है कहीं, यहाँ पे आपका हेड लगा हुआ है, तो ये सैंक है, इसमें थ्रेड नहीं है, थ्रेड केवल इधर है, नट लगाना है आपको। तो फेल अगर इधर होने के चांसेस हैं तो पूरा डाया ले लेते हैं, नॉमिनल डाया, नॉमिनल आउटर डाया जिसे कहते हैं, मेजर डाया। तो ये PS इज इक्वल टू हो जाएगा, सीयर की वजह से फेलियर हो रहा है, π/4 DC स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाई है, इस तरह का फार्मूला है। अब देखो इसमें दो तरह की थ्योरी यूज हुई है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस थ्योरी। तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, शाफ्ट के केस में, शाफ्ट में भी क्या होता है, ट्विस्टिंग की वजह से भी फेलियर होता है, ट्विस्टिंग की वजह से फेलियर होता है। इस वजह से दो प्रिंसिपल एप्लीकेशन को यूज करते हैं। पहला प्रिंसिपल एप्लीकेशन है शियर स्ट्रेस का, दूसरा प्रिंसिपल एप्लीकेशन है आपका टेंसाइल स्ट्रेस का। ये दो फार्मूला यूज करके डायमीटर निकालते हैं। इस तरह का न्यूमेरिकल भी देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। अभी कुछ थ्योरी के पार्ट्स हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे आपसे। हाँ हेलो उमेश, उमेश यस सर। क्या कुछ समझ में आया? यस सर। क्या कितना % समझ में आया? हेलो। हाँ हाँ आया सर। ठीक है। प्रमोद कुमावत, प्रमोद
प्रमोद, प्रमोद, पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र, अभिनव खंडेलवाल, अभिनव, तुम लोग को अटेंडेंस नहीं देना है आज लग रहा है। अभिनव खंडेलवाल, अंशुल, अंशुल, यस सर। क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। आया? नो, आया सर, आया। क्या बताओ कुछ? यस सर। क्या बताया मैंने, वो ब्रीफ करो। सर बोल्ट्स के बारे में बताना सर आपने भी। हाँ, अलग और अलग बोल्ट्स अलग अलग तरीके से यूज करने के लिए। टाइप्स ऑफ वोल्ट सर बताया, उसके उसके बाद बाद फिर क्या आपने सर बताया? उसको स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह वो निकालने के। स्ट्रेस निकालना, स्ट्रेन नहीं निकालना है। स्ट्रेन कहाँ निकाला गया है कहीं? हाँ सर। उसके सॉरी बाद सर। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। पहले कट रही थी कि अब कट रही है? हेलो। पहले कट रही थी कि अब कट रही है? अभिनव, सर बीच में से कट कट के आ रही है सर अभी तो। चलो ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है ना?